ये आज का जो सेशन है ये हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल का है। ये एग्जैक्टली परफॉर्मेंस अप्रेजल होता क्या है, क्यों इसकी जरूरत होती है, इसका क्या बेनिफिट होता है, ये सारी चीजें अभी हम लोग इस सेक्शन में अभी हम लोग जानेंगे एग्जैक्टली व्हाट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। देखिए, परफॉर्मेंस अप्रेजल जो होता है ना, ये किसी भी एम्प्लॉयज की ग्रोथ को जानने के लिए हम करते हैं कि उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी इफिशियंसी में इंक्रीमेंट हो रहा है कि नहीं, मतलब और इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या उसके बिहेवियर में चेंजेस हो रही है कि नहीं। यानी जब ज्वाइन किया था तब उसकी स्किल्स क्या थी, तब उसके नॉलेज क्या थे, उसका बिहेवियर कैसा था, और आज, ठीक है, गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून, और आज अगर हम 6 महीने बाद उसकी अप्रेजल करते हैं तो क्या उसके बिहेवियर में, उसके स्किल्स में, उसके नॉलेज में कुछ अपग्रेडेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर अपग्रेडेशन हो रहा है, इसका मतलब कि वो जो हमारा कैंडिडेट है, ठीक है ना, उसका जो ग्रोथ है वो हो रहा है। अगर ग्रोथ हो रहा है तो इट्स सो फॉर सो गुड। ओके, और इसी के लिए ना, इसी के बिहाव पर, हम ग्रोथ के बिहाव पर ही क्या करते हैं, हम उसके आगे के लिए प्रमोशन की बात करते हैं। यानी आप देखते होंगे ऑर्गेनाइजेशन में सबके प्रमोशन नहीं होते हैं, उन्हीं के प्रमोशन होते हैं जिनके स्किल्स में, बिहेवियर में, या फिर उनके जो नॉलेज में अपग्रेडेशन होता है। तो ये पता कैसे करते हैं, तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, कई तरह के रिसोर्सेज का यूज करते हैं। अगर ये जैसे हम बात करते हैं, अगर हमारा जो कैंडिडेट है, जिस एम्प्लॉय है जिसके बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर हम एम्प्लॉयज के बारे में जानेंगे, उसकी स्किल्स के बारे में, उसके अपग्रेडेशन के बारे में, तो उससे क्या फायदा होगा, हमें क्या फायदा होगा। अगर हम अपने एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस के बारे में हर रिकॉर्ड रखेंगे तो हमें क्या फायदा होगा, बताइए, हमें क्या फायदा होगा, ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा होगा। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन रेगुलर अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को जज करता रहे, इसका क्या फायदा होगा ऑर्गेनाइजेशन को, और इवन उस एम्प्लॉय को भी क्या फायदा होगा। या मानसी, गौरी, अदिति, पल्लवी, शिवांगी, बता सकते हो। यस, ऑर्गेनाइजेशन को ये प्रॉफिट होगा जब डेली बेसिस पे एनालिसिस करेगी कि कितनी इम्प्रूवमेंट हुई चीजों में, या ट्रेनिंग का कितना इफेक्ट पड़ रहा है, ये सारी चीजें। और एम्प्लॉय को भी ये प्रॉफिट होगा कि उसको पता चलेगा कि मेरे अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट है। Okay, the performance appraisal is the best source, okay, by which we can easily understand about the outcome, employees performance. Even though when the employees performance will be judged, so it will be help out to just find out who will be able to go for the next promotion, who will be able for the growth. परफॉर्मेंस अप्रेजल से हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा हमारे ग्रोथ के लिए, यानी किसको हम आगे चल के ग्रोथ देंगे, प्रमोशन देंगे। और ये भी पता चल जाएगा कि किसका ग्रोथ नहीं हुआ है या कम हुआ है। जिसका ग्रोथ कम हुआ है उसका हम क्या करेंगे, फीडबैक पता करेंगे। जैसा अभी हम लोगों ने पीछे ट्रेनिंग में पता किया था ना, ट्रेनिंग का फीडबैक हम क्यों लेते हैं, कि हम ये पता करते हैं कि ट्रेनिंग में क्या दिक्कत आ रही थी। तो अगर ट्रेनिंग उसमें अंदर कोई कमी है तो उसको पहले हम फाइंड आउट करेंगे किस रीजन से इसके स्किल्स में डेवलपमेंट में, इसके स्किल में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इसकी नॉलेज में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। उस रीजन को फाइंड आउट करके फिर उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्या करेंगे, फिर से उसको हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में उसको भेजेंगे। और ये हर एक एम्प्लॉयज के लिए, जैसे जैसे हम ये परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे, तो इससे क्या होगा ना, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी बेस्ड, प्रोडक्टिव बेस्ड की जो एम्प्लॉयज की नंबर्स क्या होंगे, बढ़ते चले जाएंगे, घटते चले जाएंगे। अगर हम रेगुलर बेस पे हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं तो प्रोडक्टिव बेस, स्किल्ड बेस एम्प्लॉयज की नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे। स्किल्ड एम्प्लॉयज इंक्रीज करेंगे, मतलब उनमें ग्रोथ आएगा। आएगा, बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलर जो है हर रोज हमेशा जो होता है, ये क्या करता है, अपने एम्प्लॉयज को जज करता रहता है। जिस भी एम्प्लॉयज में कहीं लैकनेस है तो उसको इग्नोर नहीं करता है,
फाइंड आउट करता है, रीजन पता करता है कि क्यों इसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, उस रीजन को पता करके उसको फिर से TND यानी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए भेजता है और इससे उसकी जो भी कमियां हैं उसको पूरी करने की कोशिश करता है। यानी जो हमारा एम्प्लॉय जो C ग्रेड का था उसको हम B ग्रेड पहले बनाते हैं और B ग्रेड वाले को A ग्रेड बनाते हैं। और एक टाइम ऐसा भी आता है जब हमारा C वाला भी क्या होता है A ग्रेड का बन जाता है और इससे हमें क्या होता है, हमारे पूरे के पूरे एम्प्लॉयज क्या होते हैं, वो पूरे स्किल्ड बेस्ड जाते हैं, A ग्रेड एम्प्लॉय तैयार होते हैं। जाहिर सी बात है अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में A ग्रेड एम्प्लॉयज हैं, मतलब प्रोडक्टिव बेस्ड स्किल्ड बेस्ड एम्प्लॉयज हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट में ही रहेगा। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो होता है कि वो जब भी अपने आप को जज करे तो सबसे पहले ये देख ले कि उसके वहाँ एम्प्लॉयज कौन से हैं। जस्ट होल्ड फॉर सेक। यस, आर यू गेटिंग मी? आर यू गेटिंग मी? Yes, sir. Great. देखो, here already it has been written down here. A performance appraisal is a regular review of an employee's job performance. यानी employees की job performance कैसी है इसका हम regular review लेते रहते हैं and overall contribution to a company, और companies में क्या उसका contribution है। Also known as the annual reviews, इसमें annual review भी होता है, मतलब हर साल भी इनका review लिया जाता है। Performance review और evaluation और employee appraisal, a performance appraisal evaluate an employee's skills, achievements and growth or lack thereof। यानी इसमें हम हर एक चीज पता करेंगे कि हम evaluation करते हैं, हर एक employee का मूल्यांकन करते हैं। जैसे आपके रिपोर्ट कार्ड होते हैं ना, तो रिपोर्ट कार्ड में हम क्या करते हैं, हम देख सकते हैं कि हमारा जो है फर्स्ट टेस्ट में क्या नंबर रहा, सेकंड में क्या रहा, थर्ड में क्या रहा। वैसे ही हर एक एम्प्लॉयज की जो क्या होती है ना, हर मंथ अगर वो रेगुलर करता है तो हर मंथ की क्या होती है, रिपोर्ट बनती है। अगर ये रिपोर्ट जो ग्राफ है अहेड है, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इसका मतलब ये एम्प्लॉय क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लेकिन अगर उसमें फ्लैक्चुएशन आ रहा है, यानी कभी अधिक कभी कम, मतलब कभी परफॉर्मेंस कर रहा है कभी नहीं कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ लैकनेस हो रही है जिसकी वजह से फ्लैक्चुएट कर रहा है इसका परफॉर्मेंस। लेकिन कुछ ऐसे कहीं ऐसा होगा कि अगर एम्प्लॉइज का परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन जा रहा है, ठीक है ना, इसका मतलब कि क्या हो रहा है, दैट इज कि ये एफर्ट नहीं कर रहा है। डाउन तभी जाएगा जब वो एम्प्लॉय खुद से एफर्ट ना करे। तो ऐसे में क्या करेंगे, या तो हम उसको वार्निंग देंगे, ठीक है, टर्मिनेट करेंगे उसको। तो और लेकिन जो लोग फ्लैक्चुएट कर रहे हैं उनसे रीजन पूछेंगे, उनका रीजन खुद जानेंगे। ऐसा तो नहीं, ट्रेनिंग में ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा हमारा एम्प्लॉय का ही कोई गलती हो सकता है कहीं ट्रेनिंग में ही कहीं कुछ कमी रह गई हो। तो दोनों चीजों को एनालिसिस करके हम उस एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस को क्या करेंगे, बेटर करने की कोशिश करेंगे। कंपनीज यूज परफॉर्मेंस अप्रेजल टू गिव एम्प्लॉय बिग पिक्चर फीडबैक ऑन देयर वर्क एंड जस्टिफाई पे इंक्रीज एंड द बोनस। यानी परफॉर्मेंस के बेस पर ये क्या करते हैं, उसकी पे, जो पे है ना, यानी उसकी सैलरी को बढ़ाते हैं, उसके बोनस को बढ़ाते हैं, इंसेंटिव्स को बढ़ाते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। एज वेल एज टर्मिनेशन डिसीजन पे भी, मतलब अगर आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो आपको टर्मिनेट करने का भी डिसीजन लिया जाता है, ठीक है, निकालने का। They can be conducted at any given time, but tend to be the annual, semi-annual। इसमें क्या होता है, कभी भी दिया सकता है, लेकिन मोस्टली इसका जो ड्यूरेशन क्या है होता है, ये एनुअल होता है, क्वार्टरली होता है, हाफ ईयरली भी होता है। तो हम इस बेस पे भी क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को हम जज करते रहते हैं, उनका अप्रोच करते रहते हैं। Because company have a limited pool of funds from which towards raise and bonus। यानी कंपनी के पास ऐसा नहीं होती सबको वो मतलब क्या करे, सबको इंसेंटिव देगी, सबको वो क्या करेंगे, इंक्रीमेंट लगेगा। उसमें क्या होगा, उसके पास लिमिटेड फंड होता है। तो जाहिर सी बात है लिमिटेड फंड में हम सबको इंक्रीमेंट दे, सबको हम बोनस दे, सबको हम इंसेंटिव दे, पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे में हम सिर्फ उन लोग को ही देंगे जो क्या कर रहे हैं, जिनका ग्रोथ हो रहा है। तो जिनका किसका ग्रोथ हो रहा है ये कैसे पता करेंगे, वो हम इसी परफॉर्मेंस अप्रेजल से ही पता करते हैं। इतना समझ में आ रहा है सबको, ये समझ में आ रहा है Yes, ना। sir. फिर आते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल आल्सो हेल्प एम्प्लॉइज। ये एम्प्लॉय को भी हेल्प करता है एंड मैनेजर्स क्रिएट अ प्लान, जो कि क्या मैनेजर्स को प्लान बनाने में क्या फॉर एम्प्लॉय डेवलपमेंट, कि हम अपने इस एम्प्लॉय का जो ग्रोथ नहीं हो रहा है इसको कैसे हम डेवलप कर सकते हैं थ्रू एडिशनल ट्रेनिंग एंड इंक्रीज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब उसको ट्रेनिंग में अगर कहीं कुछ कमी रह गई है तो वो ट्रेनिंग देकर या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा बढ़ाकर उसको क्या करते हैं, हम उसके स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। as well as to identify
shortcoming the employees could work to resolve। और कुछ ऐसे भी हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि हम उनको कुछ ऐसे वर्क्स दे सकते हैं जिससे क्या कर सकते, उनको क्या करें, वो सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, एम्प्लॉयज खुद से क्या करें, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। More frequent conversations help keep everyone on the same page, develop a stronger relationship between the employees and managers, and make annual review less stressful। जब हम क्या करते हैं ना, रेगुलर अगर हम अपने एम्प्लॉय से कंटैक्ट में रहेंगे, रेगुलर हम उनसे बातचीत करते रहेंगे, रेगुलर हम उनकी परफॉर्मेंस को जज करेंगे, तो क्या होगा, इससे हम एनुअल जो हम रिव्यू लेंगे ना, तो वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं होगा। यानी पता चला साल में एक बार आप बैठते हो और अपने सारे एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को अप्रेस करते हो। क्या साल में एक बार बैठ के आप अप्रेस कर पाओगे? आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा एक एक एम्प्लॉय के सारे भर की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए। तो बेटर विल बी, हम क्यों ना ऐसा करें कि हर महीने हम उनका क्या करें, एक ऐसा शेड्यूल बनाएं कि हम उनका एक मार्किंग करें, स्टार 1, स्टार 2, स्टार 3 स्टार या 5 स्टार एम्प्लॉयज। तो इससे क्या होगा, तो जब हम एनुअल रिव्यू निकालेंगे ना, तो हमें क्या होगा, बहुत इजीली हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा हमारा एम्प्लॉय 5 स्टार वाला है, कौन सा हमारा 4 स्टार का है, कौन हमारा 3 स्टार का है। तो हमें डिसीजन लेने में क्या होगा, आसानी होगा। इन द कंपैरिजन हम साल में एक दिन करें। ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है। स्ट्रेसफुल क्यों होता है? स्ट्रेसफुल इसलिए हो जाता है कभी कभी हमारा रिव्यू, क्योंकि जब हम साल में एक बार बैठेंगे और उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे, लेकिन अगर हम रेगुलर करते रहेंगे तो हम अपने आप क्या होगा, कॉन्टैक्ट में जब रहेंगे, रेगुलर बात करते रहेंगे, तो हम बात करने से भी पता चल जाता है कौन कितने लेवल पे है। ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस को देखकर हम उनके आजू बाजू में लोगों से पता करके हम बात कर सकते हैं। अभी आएगा परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे करते हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहते हो परफॉर्मेंस अप्रेजल के समय, तो बेटर विल बी आप उनसे रेगुलर कांटेक्ट में रहिए, आप उनसे कम्युनिकेट करते रहिए, उनके मंथली या क्वार्टरली रिव्यू हमेशा निकालते रहिए, ताकि आपको साल में अगर उनको रिव्यू देखना है, ओवरऑल रिव्यू देखना है, तो आपको उनका रिव्यू निकालने में, फीडबैक निकालने में आपको दिक्कत ना हो। ये समझ में आया ये पॉइंट? यस सर। तो अगर आप जब बनोगे मैनेजर, तो आप किसको प्रेफर करोगे, साल में एक बार रिव्यू को, या फिर आप क्वार्टरली या मंथली या हाफ ईयरली? आप क्या सोचोगे, आप क्या, आपके लिए क्या सही रहेगा? क्वार्टरली। क्वार्टरली, ठीक है। लेकिन उसके बिहाफ पे भी एक चीज और करना पड़ेगा, हमें रेगुलर कांटेक्ट में रखना पड़ेगा उनको, है ना? Yes, ऐसा नहीं, जब तक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट से खुद जाके इंटरैक्ट नहीं होगा, तब तक उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस पता नहीं चलेगी। अक्सर आप देखते होंगे, कभी कभी आपके भैया लोग जो है ना, अक्सर कहते हैं कि आज मेरे बॉस आ रहे हैं फील्ड में, मैं आज दिन भर उन्हीं के साथ रहूंगा। ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है ना, घर में भैया लोग जो लोग हैं, जॉब में लोग हैं, दीदी लोग हैं, तो कभी कभी आपको सुनने में ऐसा आएगा कि भैया पापा जो कहते हैं कि आज मैं दिन भर बाहर रहूंगा और आज बॉस आ रहे हैं, उनके साथ मार्केट में हमें जाना है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जो बॉस हैं, मतलब उनके सीनियर हैं, आज पापा के साथ, मतलब अपने जूनियर के साथ, आपके भाई के साथ, वो आज मार्केट में घूम रहे हैं? इसलिए क्योंकि वो जो हमारे सीनियर आए हैं ना, वो क्या करते हैं, वो मार्केट को देखना चाहते हैं कि ये मार्केट में काम किए हैं कि नहीं किए हैं, मार्केट में इनका जो काम करने का तरीका है ये कैसा है, और वहां से वो क्या करेंगे, रिव्यू निकालेंगे, फीडबैक निकालेंगे कि कहाँ पे अच्छाई है और कहाँ पे कमियां हैं। जहां पे कमियां होगी उनको फीडबैक दिया जाएगा कि भाई आप जो हैं, जो स्टोर पे जा रहे हैं, तो स्टोर से जब मैंने बात किया ना उसके स्टोर कीपर से, तो उन्होंने यही बताया कि सर बस ये महीने में या 2 महीने में कभी सर आ जाते हैं फील्ड वाले, जो आपके भैया अगर बात करते हैं, सिर्फ पूछते हैं कि भाई ये सब कुछ ठीक तो है, कोई चीज चाहिए तो नहीं, और सब चले जाते हैं। एक बार ये भी नहीं पूछते हैं कि उन्होंने जो हमारे वहाँ फ्रिज लगाया है काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या आपके प्रोडक्ट में कोई ऐसे तो नहीं कुछ खराबी आ रही है। तो सर अगर वो पूछते तो हमें ज्यादा अच्छा लगता है। ये शॉपकीपर बोल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे भैया को क्या वहाँ ट्रेनिंग की जरूरत है, पीआर की। पीआर का मतलब पर्सनल रिलेशन की, जिससे कि क्या हो कि कस्टमर और हमारा, जो हमारा कस्टमर है और हमारे एम्प्लॉइज, इनके बीच एक अच्छा बॉन्डिंग बन सके। आर यू गेटिंग? ये समझ में आ रहा है?
यस सर, यस सर। यानी हर एक पॉइंट को हम सर्च करते देखते हैं। तो इसके बेस पे हम ये बता सकते हैं कि मेरे इस एम्प्लॉय का पीआर जो है, पीआर पर्सन रिलेशन, ये वीक है। तो हम उसे कहेंगे भाई अगर आप जाते हैं ना तो थोड़ा सा आप अपने कस्टमर से इंटरेक्ट भी हुआ करिए। ऐसे नहीं बाइक पे बैठ के बस बाइक पे गए और सीधे पूछे भाई सब ठीक तो है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है निकल दिए, हो गया, ऐसा नहीं चलेगा। आप खुद जाइए, उनसे बात करिए, उनसे पूछिए आपको अपना जो प्रोडक्ट है, ऑर्डर है, टाइम से मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है, उनका प्रॉब्लम सुनिए। इससे क्या होगा, उनके अंदर फेथ डेवलप होगा। तो यानी इस एम्प्लॉय की कमी क्या थी, जो अभी हमने फीडबैक निकाला, क्या कमी थी इसकी? पर्सनल रिलेशन। पीआर, इनका पर्सनल रिलेशन थोड़ा यह वीक था, इनको हम इसको डेवलप करना होगा। इससे क्या होगा, हम मार्केट में अच्छा एक पकड़ बना सकते हैं। वहीं पे दूसरा एम्प्लॉय को जब हमने किया गया परफॉर्मेंस अप्रेजल किया, मतलब आज आपके भैया के साथ था, फिर क्या हुआ, आज दूसरे एम्प्लॉय के साथ जा रहे हैं। दूसरे एम्प्लॉय के साथ जा रहे हैं तो उन्होंने क्या बताया कि दैट इज की जब वो मार्केट में घूमने गए, मार्केट में सर्च करने गए, तो वहां से क्या फीडबैक मिल रहा है कि फीडबैक ये मिल रहा है कि भाई ये आते तो हैं, अपना ऑर्डर भी हमें देते हैं, ठीक है ना, हमसे ऑर्डर लेके तो जाते हैं, लेकिन ऑर्डर टाइम पे हमें सप्लाई नहीं देते, मतलब ऑर्डर टाइम पे नहीं दे पाते हैं। ठीक है, यानी जो हमारा कैंडिडेट होता है, जो शॉप पे जाके डिलीवर करता है, वो ऑर्डर लेने तो टाइम से आ जाता है, लेकिन ऑर्डर को टाइम से सप्लाई नहीं करता है। इसका मतलब यहाँ पे भी हमारी लिए बहुत दिक्कत है कि भाई आप जो ऑर्डर तो टाइम से लेते हैं, ये तो आपकी पॉजिटिविटी है, लेकिन कमी कहाँ आ रही है, आप ऑर्डर टाइम से उन्हें डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको उसके हिसाब से ट्रेनिंग दी जाएगी, कहाँ पे कमी हो रही है, सिंसियरिटी है, क्या चीज कमी हो रही है, ये सारी चीजें, यानी ऑन द बिहाफ ऑफ दैट ओवरऑल परफॉर्मेंस, सभी चीज परफॉर्मेंस देखेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, वहां से परफॉर्मेंस अप्रेजल करके उनका फीडबैक निकालेंगे। फीडबैक में क्या आया है, कहाँ पे इनको ट्रेनिंग की जरूरत है, कहाँ पे इनको इनहेंसमेंट की जरूरत है, इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ये फाइंड आउट करके उस व्यक्ति को, उस एम्प्लॉय को वो ट्रेनिंग देकर उसको फिर से परफेक्ट करते हैं, और फिर से क्या करते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अगली बार भी देखेंगे कि पिछली बार जब मैं आया था, अब इनका फीडबैक क्या मिला था हमारे वहां, लेकिन इस बार अगर फीडबैक ये मिलता है कि नहीं सर, अब सर आते हैं, अब मिलते भी हैं, ऐसा नहीं बाइक पे ही चले जाते हैं, आते हैं, पूछते हैं, इवन कई प्रॉब्लम मेरी सॉल्व भी करवाया इन्होंने, और मैं इनसे बहुत खुश हूँ, और दैट इज हमें सही है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा कि नहीं सर अब आते हैं, ऑर्डर तो टाइम से लेके पहले भी जाते थे, लेकिन अब ऑर्डर टाइम से पहुंचा जाते हैं। इसका मतलब हमारे द्वारा जो फीडबैक लिया गया था उसके हिसाब से जो हमने इनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दी है वो बहुत ही इफेक्टिव रही, उसका आउटपुट हमें मिल रहा है कस्टमर के द्वारा या इनके द्वारा। ठीक है, इसके बेस पर क्या करेंगे, हम अपने पूरे के पूरे एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को अप्रेज करके उनके फिर ग्राफ को, ग्रोथ के ग्राफ को देखते हैं। अगर वो इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब हमारा एम्प्लॉय एफर्ट डाल रहा है, वो इम्प्रूव कर रहा है, और इसके बेस पर हम क्या करेंगे, उसके पैकेज को, उसकी इंसेंटिव्स को, उसके बोनस को क्या करेंगे, वो भी इंक्रीज करेंगे। ऐसा नहीं सिर्फ हम उससे काम ही करेंगे, एम्प्लॉयज अगर एम्प्लॉयर अगर काम करवाता है तो उसके लिए उसके एवरेज में काम पैसे भी देते हैं। तो जैसा आप काम करते हैं उसके हिसाब से क्या करेंगे, वो आपको पैसे भी देते हैं, मतलब आपकी सैलरी भी करते हैं, हर बेनिफिट्स आपको देते हैं। इज इट क्लियर? यही होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। इस पूरे टॉपिक में कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज you can ask me. So now guys, you don't have any confusion, it's great. Let's go for the next topic, that is the objective of performance appraisal. As we discussed here, the same thing is here, but here something is added on here. So let's see here कि इसमें क्या परफॉर्मेंस अप्रेजल में कि क्यों क्या ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य क्या होता है, दैट इज ओके। फर्स्ट, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयज फीडबैक ऑन देयर परफॉर्मेंस, मतलब एम्प्लॉयज कैसा परफॉर्म कर रहा है इसका उसको फीडबैक देने के लिए, आप परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हैं, क्या परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर रहे हैं, या एवरेज कर रहे हैं, ये सारी चीजें बताना। देन आइडेंटिफाई एम्प्लॉयज ट्रेनिंग नीड, यह पता करना है कि इस एम्प्लॉय को किस तरह की ट्रेनिंग की जरूरत है, मतलब इसको पूरी के पूरे फुल फ्लेज फिर से ट्रेनिंग देना पड़ेगा, या फिर इसको ट्रेनिंग के कुछ पार्ट्स ही देने पड़ेंगे, ठीक है, या बहुत ही पार्शियल ट्रेनिंग की जरूरत है, ये आइडेंटिफाई करना। डॉक्यूमेंट क्राइटेरिया यूज टू एलोकेट ऑर्गेनाइजेशनल रिवॉर्ड्स, फिर इनका क्या करेंगे, हम पूरा का पूरा क्या करते हैं, एक रिकॉर्ड्स बनाते हैं। जो क्या होगा, ये रिकॉर्ड्स, ये डॉक्यूमेंट किस लिए होता है कि यहाँ पे हम किसको रिवॉर्ड देंगे, सबको रिवॉर्ड तो देंगे नहीं, तो एक डॉक्यूमेंट हम तैयार करते हैं
जिससे क्या होगा, उसके बेस पर हम क्या करते हैं, रिवॉर्ड देना हम डिसाइड करते हैं, या किसको रिवॉर्ड देना है, किसको रिवॉर्ड नहीं देना है, या कौन सा रिवॉर्ड किसको देना है। Decision relating to salary increase, promotion, disciplinary disciplinary action and bonus। मतलब कि हम ये भी जान सकते हैं कि भाई इसमें जो हम सैलरी अगर इंक्रीज करेंगे तो किसकी करेंगे, प्रमोशन किसको करना है, डिसिप्लिनरी एक्शन में हम किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम बढ़ा सकते हैं, कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटी हम इस डिसिप्लिनरी में बढ़ाना है, किस जगह, जैसा भी बताया था कि हो सकता है कि अगर उन्हें लगता हो कि आपको यहाँ पे कमी है, ये चीज आप रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देना जरूरी होगा, उसमें आपको अच्छा करना जरूरी होगा। बोनस किसकी बढ़ानी है या बोनस कितना करना है आपका, ये भी हम परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेस पे ही क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। देन प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर ऑर्गेनाइजेशनल डायग्नोसिस एंड डेवलपमेंट। इसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम, ऑर्गेनाइजेशन की शॉर्ट एनालिसिस जान कर सकते हैं। शॉर्ट एनालिसिस पढ़ा है ना आप लोगों ने, हम ये जान सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, मतलब कि हमारे वहाँ जो एम्प्लॉइज हैं इसमें कितने परसेंट स्किल्ड हैं, कितने नॉन स्किल्ड, मतलब कितने 50% स्किल्ड हैं, कितने तो बिल्कुल स्किल्ड ही नहीं है, जो अभी जैसे थे, जैसे फर्स्ट टाइम आए थे वैसे आज 6 महीने बाद ही हैं, तो उनको क्या करेंगे हम लोग, प्रमोट करेंगे या टर्मिनेट करने की कोशिश, टर्मिनेट करेंगे अगर कोई एम्प्लॉय एफर्ट ही नहीं कर रहा है, टर्मिनेट कर देंगे। उनको टर्मिनेट करना है। हम लोग क्या करें, उनको वार्निंग देंगे, भाई अपना परफॉर्मेंस आप अच्छा करिए, क्योंकि आपके साथ वाले लोग तो अच्छा करके आगे बढ़ गए, लेकिन आप अभी उसी लेवल पे हो, इसलिए उनको क्या करेंगे, हम टर्मिनेट भी कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज यानी डायग्नोस, हम इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस को उसके खुद की ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर की चीजें पूरा पता चल सकता है कि क्या उसकी शॉर्ट एनालिसिस हम बता सकते हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उसकी वजह से क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, और इसकी वजह से क्या थ्रेट्स आ सकते हैं आपको। फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। फिर जहां हमें लगता है कमियां हैं, उसके बेस पर हम एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की क्या करते हैं, एक मीटिंग भी कर सकते हैं इसके बेस पे। यानी परफॉर्मेंस अप्रेजल से क्या होता है, इसके थ्रू हम जहाँ पे जाहिर सी बात है, अगर कोई एम्प्लॉय है उसको लगता है कि वो ये चीज ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो हम तुरंत उसको क्या करेंगे, हम उसको पहले क्या करेंगे, जो मैनेजर होगा वो भी क्या करेगा, वो भी उसको समझाएगा। अगर आपका एम्प्लॉयर है, आपके बॉस हैं, वो भी क्या करेंगे, वो भी उनको फैसिलिटेट करेंगे। फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए, तो इसमें क्या होगा, आपका एम्प्लॉयर भी आपके पास आता है, वो भी आपको फैसिलिटेट करते हैं, सम्मानित करते हैं। तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिल जाता है आपके इस परफॉर्मेंस अप्रेजल से, कि जो भी परफॉर्मर हैं आप उनको क्या कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयर से आप उनका कम्युनिकेशन करवाते हो, उनको फैसिलिटेट करवाते हो। इससे क्या होता है, एम्प्लॉय का मोटिवेशन और बढ़ जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई अच्छा काम करें, मैं आपको फैसिलिटेट करूं, so it will be not a big issue, but if the directors will facilitate you, it it will make you that is a very enthusiastic, ये आपको और enthusiast बना देता है। ओके क्यों, क्योंकि एम्प्लॉयर यस सर। एम्प्लॉयर खुद चलकर आपके पास, मतलब खुद चल के इन द सेंस आपको खुद वो क्या कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो ऐसे में हम एक लिस्ट बनाते हैं कि whom should be facilitate, किसको फैसिलिटेट करना है। एम्प्लॉयर खुद आपसे कम्युनिकेट करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं और अच्छे के लिए। ठीक है, जैसे मानसी ने बोला ना कि यस, मानसी ने बोला ना अभी यस सर, ओके है ना मानसी? यस सर। हाँ मतलब अगर मैं इसको फैसिलिटेट करूँ तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मानसी ने बता दिया। नहीं सर, आप ही की वजह से तो हम लोग फैसिलिटेट होते हैं, आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं तभी ना। I was just joking only. That is good. Okay. और सर आप भी तो थे। हाँ भाई, it's our honor that is the हमारे एम्प्लॉयज को हम लोग के साथ इतना अच्छा रिलेशन रखे हुए सब। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट इज, नाउ क्या है, वैलिडेट सिलेक्शंस। सर हाँ जी, हाँ जी, प्लीज बताइए। सर अभी एक बचा हुआ है, अभी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। Now, next is the validate selections techniques and human resource policies to meet regulatory
रिक्वायरमेंट्स, यानी यहाँ पे हम ये भी जान सकते हैं अपने रेगुलर परफॉर्मेंस अप्रेजल से कि हमें किस तरह की टेक्निक को यूज करना है, ठीक है, और हम कैसे और अपनी पॉलिसी को अच्छा कर सकते हैं। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो हमारे रेगुलर बेस पे, मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशंस को अच्छे से रन कराने के लिए हम किस तरीके से कौन सी ऐसी पॉलिसीज बना सकते हैं, किस तरह की टेक्निक्स यूज कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज के डेवलपमेंट के लिए। तो ये भी क्या हो सकता है, ये भी बहुत ही मतलब बेनिफिशियल होता है ये जानने के लिए कि किस तरह की पॉलिसीज हमें अपनानी होगी, किस तरह की टेक्निक्स इनके डेवलपमेंट के लिए हमें यूज करना है। ये भी हम परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू ही जानते हैं। नाउ टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस थ्रू काउंसलिंग, कोचिंग एंड डेवलपमेंट, डेफिनेटली ये जैसे कुछ अच्छे ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, उनसे परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा है। कुछ ऐसे भी होंगे जिनको कहीं नॉलेज में कमी होगी, ठीक है, तो ऐसे में क्या करेंगे ना, हम उनको क्या करेंगे, हम उनको ये देखेंगे, ऐसे हम फाइंड आउट करेंगे, उनकी एक लिस्ट बनाएंगे कि किसको काउंसलिंग की जरूरत है। काउंसलिंग इन द सेंस, कभी कभी ऐसा होता है कि आप सब लोग परफॉर्म करते हो लेकिन कुछ लोग परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन को पता है ये बहुत ही चार्मिंग कैंडिडेट है, बहुत ही अच्छा एम्प्लॉय है, लेकिन इधर कुछ कारणों की वजह से कि क्या हो रहा है कि ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो ये परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा है ना, ये तभी पता चलेगा जब आप परफॉर्मेंस अप्रेजल रेगुलर करते रहोगे। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में ये पता चला कि राइट नाउ ही इज गोइंग टू बी जस्ट मतलब फ्रॉम फीवर या व्हाटएवर दैट हेल्थ इश्यूज है, जिसकी वजह से क्या कर रहा है ये अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। और ये पहले बहुत ही ज्यादा इसको फैसिलिटेशन होता था, मतलब अच्छा परफॉर्म करता था, अवार्ड अवार्ड मिलता था, लेकिन आज इसको नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से और भी ये थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो रहा है। तो ऐसे में क्योंकि हमें पता है ये कैंडिडेट बहुत अच्छा है, तो उसको हम डिमोरलाइज नहीं करेंगे, उसको हम डिमोटिवेट नहीं करेंगे, उसको बुलाएंगे, उसकी काउंसलिंग करेंगे। डोंट वरी, आपका हेल्थ इश्यूज है, इसकी वजह से आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें कोई बात नहीं है। आप जो पहले अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, हम ऑर्गेनाइजेशन से जो भी हमें बेनिफिट हमें होगा हम जरूर आपके लिए करेंगे। ऐसे में क्या होगा, वो मोटिवेट होगा। आपने उसको डिमोरलाइज नहीं किया, आप उसको डिमोटिवेट नहीं किया, आपने क्या किया, उसकी काउंसलिंग की कि दैट इज यस वी आर विथ यू, हम आपके साथ हैं। ऐसे ही कोचिंग की बात करते हैं। कोचिंग किसको देते हैं, जहां पे लगता है कि इनकी ये नॉलेज यहाँ पे कम है, तो हम क्या करें, इस मशीन पे इनको ये नॉलेज कम है, इस सेक्शन में इनको ये नॉलेज कम है, तो उनको क्या करेंगे, जिस चीज में जहां पे उनको कमी होगी उसकी क्या करेंगे, उनकी कोचिंग, कोचिंग इन द सेंस उनको हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग या क्लास प्रोवाइड करवाएंगे। एंड डेवलपमेंट इज दैट, है ना, ट्रेनिंग में कहीं प्रैक्टिकल चीजें कहीं गड़बड़ हो रही है, कहीं उनको कमी हो रही है, तो इसके बेस पर क्या करेंगे, उनकी हम क्या करें, डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो ये तभी पता चल पाएगा जब आप रेगुलर काउंसलिंग उनकी क्या करेंगे, अप्रेजल करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा किसे काउंसलिंग की जरूरत है, किसे कोचिंग की जरूरत है, किसे डेवलपमेंट की जरूरत है। नाउ टू मोटिवेट एम्प्लॉयज थ्रू रिकॉग्निशंस एंड सपोर्ट, और इसमें ये भी होता है दैट इज कि हम ये जान सकते हैं कि हम अपने एम्प्लॉयज को, ठीक है, इसी के थ्रू यानी परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू क्या कर सकते हैं, रिकॉग्निशन देते हैं, पहचान देते हैं कि दैट इज द बेस्ट एम्प्लॉय, ओके देन। और ये क्या होता है, उस एम्प्लॉय को खुद में क्या करता है, मोटिवेट करता है। तो हमें अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेशन, किस तरह की मोटिवेशन की जरूरत है, कहीं का मोटिवेशन का जरूरत है, इसके बारे में हम क्या करते हैं, इसके बाद हम अपने इस परफॉर्मेंस अप्रेजल से जान सकते हैं। तो टू मोटिवेट एम्प्लॉय यानी एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए थ्रू रिकॉग्निशन यानी पहचान के लिए, एंड सपोर्ट उनको सपोर्ट देने के लिए, तो हम अपने एम्प्लॉय को क्या करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं कि भाई आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हमें और पता है आप अगर मेहनत करेंगे तो और अच्छा कर लेंगे, और इससे क्या होगा, सभी लोग आपको जानेंगे। तो इसलिए क्या होता है, तो हम ऐसे लोग की लिस्ट बनाते हैं जो अच्छा परफॉर्मर तो है लेकिन कुछ कारणों की वजह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो उनको क्या करेंगे, उनकी काउंसलिंग, कोचिंग, डेवलपमेंट करेंगे। फिर उनको क्या करेंगे, उनको मोटिवेट भी करेंगे, क्या चीज के लिए, कि आप और अच्छा परफॉर्म करिए, जिससे कि आपको रिकॉग्निशन मिले, एंड आपको सपोर्ट, हम लोग सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। तो ऐसी लिस्ट बनाते हैं हम इसमें। क्लियर है इसको, इसमें कहीं किसी को कोई डाउट, सो प्लीज